नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात की एक और शुमारी के साथ। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना वारदातों को मंजर आम पर लाना खतरों से खेलने के मुतरादिफ है और सहाफ़ी बिरादरी इसकी कीमत हमेशा चुकाती रही है। सहाफ़ियों को पाकिस्तान में बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है, उनकी टारगेट किलिंग्स की जाती रही हैं, उनको अगवा करके उनकी मस्क शुदा लाशें वीरानों में फेंकी जाती रही हैं, उनको मौत की धमकियां दी जाती रही हैं। इतना ही नहीं, उनके दफातर पर भी खुलेआम हमले किए जाते रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से जारी की गई मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया को खामोश करने की कोशिश साल भर जारी रही। गुज़श्ता साल अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए कम से कम 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल और कई को धमकी दी गई, अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इनमें से किसी एक भी सहाफ़ी के कातिलों को सज़ा न मिली और मक़तूलीन के लवाहिकीन भी इंसाफ से महरूम ही रहे। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई वाकया ऐसा रूनुमा हो जाता है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए गए और आज भी कई ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन उसके बाद भी दहशतगर्दी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दंदनाते फिर रहे हैं और मासूम आवाम को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जारी की गई मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक मीडिया को खामोश करने की कोशिश साल भर जारी रही। गुज़िश्ता साल अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए कम से कम 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल और कई को धमकी दी गई, अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इनमें से किसी एक भी सहाफ़ी के कातिलों को ना तो सजा मिली और मक़तूलीन के लवाहिकीन भी इंसाफ से महरूम ही रहे। कई वजूहात हैं इसके। पहला जो कदम है वो एफआईआर का सही इंदराज ना होना, फिर जो है पुलिस की कमज़ोर तहकीकात और फिर उन गरीब ख़ानदानों का जो कि इस जो खर्चा है कानूनी आता है उसकी कमज़ोरी, फिर जो आखिरी में जो हमारा निज़ाम है इंसाफ का, अदालती निज़ाम जो है वो इतना लंबा वक्त ले रहा है कि उसमें अभी तक कि इस तरह की वो बात मुश्किल है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी गुज़िश्ता दिनों अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 2017-18 ने पाकिस्तानी अवाम को गमो अलम के सिवा कुछ भी नहीं दिया। 2017 में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया जिनमें आम शहरियों, खवातीन और अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा न्यूज़ चैनलों, सहाफ़ियों, हुकूमती अहलकारों और पुलिस के आला अफसरान को खुलेआम निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए तकरीबन 9 सहाफ़ी हलाक किए गए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद को जख्मी भी किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हमेशा से ही काफी बुरा सलूक किया जाता रहा है। यही वो वाहिद मुल्क है जहां सहाफ़ी अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए खुद अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। इस सारे वजूहात की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 17 सालों में जो 100 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं, उनमें सिर्फ 3 सहाफ़ियों के हवाले से तहकीकात आगे चली है, मुल्ज़िमान का पता चला है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको सज़ा अदालत की तरफ से हुई है, लेकिन उस सज़ा पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। सहाफ़ियों का काम है जान जोखिम में डालकर कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना, मगर बाज़ कुव्वतों को ये बात रास नहीं आती और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि जिन्होंने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान
और ISI के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो बदले में उन्हें मौत ही नसीब हुई। लेकिन ये मौत सिर्फ एक सहाफी की नहीं बल्कि हक और सच्चाई की मौत होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सहाफी इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि सहाफियों को फराइज की अंजामदेही के दौरान मुश्किलात के अलावा दबाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में सहाफियों की जिंदगी हर वक्त दांव पर लगी रहती है। जो सहाफी अपनी जान पर खेलकर दुनिया को ताज़ा तरीन हालात से आगाह कराते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वहीं वार जोन इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए सहाफियों को खुसूसी तरबियत की भी जरूरत है। लेकिन हुकूमत है कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये शिकायत सही है कि मीडिया को दहशतगर्दी की खबरें देते वक्त ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहिए कि मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि जो वाक़यात हों उनकी रिपोर्ट पेश करे और कोशिश करे कि हत्तुल इम्कान वो सेहत और सच्चाई पर मबनी हों। पाकिस्तान में सहाफत एक पुरखतर पेशा बन चुका है, लेकिन ये आजादाने गुलशन पिंजरे की तिलियां तोड़कर निकलते हैं और सयाद की नक्ल हरकत की खबर देते हैं और देते रहेंगे। कभी बचते रहेंगे तो कभी मरते रहेंगे। शायद लोगों की निगाहों में ये सब एक पेशावर सहाफी या एंकर हों, मगर उन्हीं लोगों की तर्जुमानी का सिला कभी न कभी किसी अंधी गोली की शक्ल में मिल ही जाया करता है। पाकिस्तानी सहाफियों ने सहाफत के महजर पर आजादी की मोहर लगा दी और गोलियां खाकर भी बेमजा ना हुए। पाकिस्तान में हालात खासे खराब हो रहे हैं। कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की सूरत हाल दूसरे इलाकों पर भी असरअंदाज होती जा रही है। उन इलाकों में सरगर्म गिरोह लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सहाफियों के लिए फिजा साजगार नहीं है और उनके लिए खतरात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं नशे की लत और उसकी गिरफ्त में आते जा रहे नौजवान तबके की। नौजवान और बिलखुसूस तालिब इल्म किसी भी मुल्क व कौम का मुस्तकबिल होते हैं, मगर जब ये नौजवान अपनी मंजिल और अहदाफ से ही मुनक़ता हो जाएं तो उस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूबे बलूचिस्तान की, जहाँ के नौजवान खा वो तलबा हों या तालिबात नशे की लत में बुरी तरह से मुलव्वस नजर आते हैं। मंशियात के फैलते कारोबार पर पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत से लेकर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत तक किसी ने भी लगाम लगाने की कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की खौफनाक सियासत का सच भी यही है कि बलूचिस्तान में दानिश्ता तौर पर नशे के कारोबार को न सिर्फ फरोग दिया जा रहा है, बल्कि बिलवास्ता तौर पर बलूचिस्तान की नस्ल को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा रचा जा रहा है। तालीम माशरे को मुहज़्ज़ब बनाती है, सोचने समझने का शऊर देती है, अच्छे और बुरे में फ़र्क का एहसास कराती है। लेकिन पाकिस्तान के सूबाए बलूचिस्तान में इस मक़ूले के तो माने ही बदले बदले से नज़र आते हैं। इसकी वजह है सूबाए बलूचिस्तान के तालिब इल्मों में नशाखोरी का बढ़ता हुआ रुझान। आलम यह है कि तालिब इल्म स्कूल के हों या कॉलेज के, मनशियात की लत ऐसी लग चुकी है कि तालीम का मकसद कहीं पीछे छूट गया है। इस तशवीशनाक सूरत हाल का नोटिस पिछले दिनों बलूचिस्तान की आला अदलिया ने लिया था और मामले की संगीनियत को देखते हुए ये हुक्म दिया था कि तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल हों या कॉलेज, सभी तालिब इल्मों, तलबा हों या तालिबात, सबकी तिब्बी जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि नशे की लत से कितनी बड़ी तादाद मुतासिर है। जाहिर है अदलिया का ये हुक्म अपने आप में बहुत कुछ वाज़ेह कर देता है और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल या निशान लगा देता है।
زیادہ کوشش ہماری یہ ہے کہ جو اس کے سیلرز ہیں یا جہاں سے یہ آ رہا ہے وہاں پہ کارروائیوں کو زیادہ کنسنٹریٹ کیا جائے، لیکن اس کے یوزرز جو ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا اس لیے لازمی ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے جو ہے اس کے تدارک کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتی نشے کی لت نے بلوچی معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ نوجوان طبقہ بے وقت موت کی گود میں جا رہا ہے، جن میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ اس کا اثر کنبے پر بھی پڑ رہا ہے۔ نشے کی وجہ سے کئی گھرانے درد اور اذیت سے دوچار نظر آتے ہیں۔ بلوچستان کے ایسے نازک حالات بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بے حد خطرناک ہیں۔ مطلب نوجوان کی شکل میں موجود ملک کا سرمایہ جس طرح سے ضائع ہو رہا ہے، اس کے اثرات آج نہیں تو کل پاکستان پر ضرور مرتب ہوں گے۔ لیکن پاکستان کی خوفناک سیاست کا سچ یہ ہے کہ بلوچستان میں دانستہ طور پر نشے کے کاروبار کو نہ صرف فروغ دیا جا رہا ہے بلکہ بلا واسطہ طور پر بلوچستان کی نسل کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے کا منصوبہ رچا جا رہا ہے، تاکہ بلوچستان میں آزادی کی تیز ہوتی آواز کو اس طریقے کے استعمال سے بھی دبایا جا سکے۔ یہ ہے پاکستان کی مرکزی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا غیر سنجیدہ اور غیر انسانی کردار۔ پاکستان میں ایک طرف مہنگائی، تنگ دستی اور غربت ہے تو دوسری طرف انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، جو روز نہ جانے کتنے ہی معصوم اور بے قصور لوگوں کی جانیں لے رہی ہے۔ آج اسی پاکستان میں لوگوں کو کئی دوسری طرح کی مشکلات کا بھی سامنا ہے، جس میں پانی کی قلت کا مسئلہ اپنے عروج پر ہے۔ آج پاکستان کے بیشتر علاقے پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ پانی کی قلت کا مسئلہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں عوام کے لیے پاکستان میں زندہ رہنا خود کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے مترادف ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ طویل عرصے سے جاری ہے اور اب تو پانی کی قلت پاکستان کے کئی صوبوں میں شدت اختیار کر چکی ہے اور پورے سال ہی پاکستانی عوام پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران پانی کی قلت سے کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو پانی کی تلاش میں دن بھر ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے اور میلوں پیدل سفر کرنے کے بعد بھی کچھ ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی تلاش پوری ہو پاتی ہے، ورنہ بیشتر لوگوں کے ہاتھ مایوسی ہی لگتی ہے۔ کراچی کے آس پاس کے علاقوں کے کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں پانی کا بحران کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس سال تو پریشانی کچھ زیادہ ہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے ان علاقوں کو چھوڑ کر سینکڑوں خاندان دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں، اور اگر حالات پر جلد قابو نہ پایا گیا تو ضلع کے ضلع خالی ہو جائیں گے۔ بھائی ہمارے یہاں تو صدیوں سے پانی نہیں ہے، اتنا رونا دھونا، نہ واٹر بورڈ سنتا ہے نہ گورنمنٹ سنتی ہے، تو ایسی گورنمنٹ ایسے واٹر بورڈ کا کیا کہ ہم ڈبے بچے لے لے کے پانی بھرنے جائیں۔ پاکستانی حکمران پانی کی قلت کو پاکستان میں طویل عرصے سے جاری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ذمہ دار بتا رہے ہیں۔ اب واٹر بورڈ اور کے الیکٹرک کے درمیان آپسی رنجش کا خمیازہ معصوم عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی کے 5 پمپنگ اسٹیشنوں پر مسلسل بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے اہل کراچی کو 175 ملین گیلن یومیہ پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان مشکل حالات کا فائدہ کراچی میں پانی مافیا اٹھا رہے ہیں۔
पानी माफिया पूरे साल पानी की कीमतें अपने मन माफिक वसूल करते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी की खपत में इजाफा होने की वजह से इनकी लूट खसोट अपने उरूज पर पहुंच जाती है और सब कुछ जानते हुए भी इस कारोबार के फलने फूलने के लिए लोगों की मजबूरी और हुकूमत का लापरवाह रवैया दोनों ही जिम्मेदार हैं। 6 महीने हो गए भाई, 6 महीने बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी की। एक बोतल 30 की, अब हम रोटी खाएं या पानी खरीदें? छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटियां हमारी कहाँ जाए भाई? ऐसा जुल्म लियारी वालों को किस चीज की सजा दी है? पाकिस्तानी हुक्मरान तकरीबन 70 बरसों के बाद भी आवाम को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम कराने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान के घर में हर दिन तकरीबन 5000 घन मीटर पानी की जरूरत है, लेकिन आज उन्हें सिर्फ तकरीबन 1500 घन मीटर ही पानी मिल पा रहा है, जो काफी कम है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहां पानी जरूरत से ज्यादा आ भी रहा है, वहां पानी की बर्बादी की जा रही है, लेकिन हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसके लिए अवाम ने कई बार सरकारी दफ्तरों में शिकायतें भी की हैं, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। बदीन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को वार्निंग भी दी, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और अवाम पानी के बहरान का शिकार हैं। इस 650 मिलियन गैलन पानी में कराची की रिक्वायरमेंट को पूरा करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। और यही वजह है कि कराची में कहीं भी डेली सप्लाई नहीं है, डेली वाटर सप्लाई का तस्वुर नहीं है। कहीं अगर आता भी है डेली तो शायद वो 2-3 घंटे के लिए आता है, जो उनके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। और कहीं एक दिन बाद आता है, कहीं 48 आवर्स बाद आता है। और कराची में मैं ये बात सच कह रहा हूँ कि कहीं 3 दिन और 4 दिन के बाद भी पानी मिलता है, वो महज 2-3 घंटे के लिए मिलता है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी नहीं है और जहां है भी वहां का पानी इतना आलूदा हो चुका है कि उससे डेंगू, मलेरिया, डायरिया और वायरल जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे लोगों के जहन में खौफ और दहशत पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल आलूदा पानी पीकर तकरीबन 12 लाख लोग हलाक हो जाते हैं। इस बात का इंकशाफ फैसलाबाद की जरी यूनिवर्सिटी के शोबाए हशरियात यानी एंटोमोलॉजी के चीफ डॉक्टर एम जमाल आरिफ ने अपने एक बयान में किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 60% बच्चों की मौत पीने के आलूदा पानी की वजह से होती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, डायरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियां पूरे मुल्क में अपने पांव फैलाती जा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल मसूद सादिक भट्ट ने कहा है कि मुल्क की 50% आबादी जिस्मानी और जहनी बीमारियों का शिकार है। अब बात पाकिस्तान में मान पड़ते तफरीही ज़राए की। पाकिस्तान में जब से सिनेमा को ज़वाल आया, थिएटर बंद हुए, रक़्स व मौसीकी पर कदगन लगा, आर्ट सेंटर्स नज़रअंदाज किए गए और हुकूमत की तरफ से आर्ट की सरपरस्ती ख़त्म हुई, तब से तंग नज़री को फ़रोग मिला। शिद्दत पसंदी के अलाव भड़क उठे, माशरे में तशद्दुद का रुझान दर आया, आवाम में बेरोज़गारी बढ़ गई, ज़हनी तनाव में इजाफा होने लगा और पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता दहशतगर्दी की आग में जलने लगा। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी का गिराफ अपने उरूज पर है। हर तरफ बम धमाके, खुदकुश हमले और टारगेट किलिंग का दौर दौरा है। पूरा पाकिस्तान मक्तल गाह बना हुआ है। पाकिस्तानी अवाम ये मानते हैं कि जब से पाकिस्तान में सिनेमा को ज़वाल आया, थिएटर बंद हुए, रक़्स व मौसीकी पर कदगन लगाया गया, आर्ट सेंटर नज़रअंदाज किए गए और हुकूमत की तरफ से आर्ट की सरपरस्ती ख़त्म हुई, तब से तंग नज़री को फ़रोग मिला।
शिद्दत पसंदी के अलाव भड़क उठे, माशरे में तशद्दुद का रुझान दर आया और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी की जद में आ गया। पाकिस्तान में कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से गुलकारों और मौसीकी से वाबस्ता हुनरमंदों पर शिद्दत पसंदों की जानिब से हमले जारी हैं और अब तो हमले कबायली इलाकों के बाहर भी दूसरे फनकारों पर शुरू हो गए हैं। इन हमलों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फनकार और गुलकार या दीगर हुनरमंद हलाक किए जा चुके हैं। कई गुलकार तो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह ले चुके हैं। जो फनकार बचे हुए हैं वो भी मुसलसल हो रहे टारगेट किलिंग की वजह से अब इस पेशे को तर्क करने पर मजबूर हैं। इतना ज़्यादा दुख होता है कि शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि अक्सर मैं रातों को जाग के गुजारता हूँ। मैं सोचता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसा कौन सा रास्ता है कि इसको ठीक किया जाए। फरवरी 2015 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से पेशावर और खैबर एजेंसी की सरहद पर वाक़े मशहूर तिजारती मरकज़ कारखानों मार्केट में दर्जनों पैम्फलेट तकसीम किए गए थे, जिनमें ये धमकी आमेज अल्फाज दर्ज थे। कारखानों मार्केट में आजकल फिर से सीडी का कारोबार अपने उरूज पर है, जो गैर शरई है। इस्लाम इस किस्म के कारोबार की इजाज़त नहीं देता, इसलिए ये कारोबार जितनी जल्द हो सके बंद होने चाहिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। 2007 में जिला स्वात में सीडी की दुकानों पर हमले किए गए और फरवरी 2011 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में भी सीडी मार्केट में हमला किया गया, जिसमें 5 दुकानें तबाह हो गई थीं। इतने पर ही बस नहीं हुआ, तालिबान ने कई गुलकारों और नगमा निगारों पर भी हमले किए और हालिया चंद बरसों के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन के करीब अदाकाराओं को हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान में पश्तों की मारूफ अदाकारा और मॉडल लुबना उर्फ गुलालई को हलाक कर दिया गया। इससे पहले स्टेज और फिल्म की मारूफ अदाकारा नीलम गुल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। 11 अप्रैल 2018 को गुलकारा समीना समून उर्फ समीना सिंधु भी दहशतगर्दी का शिकार बन गईं। तारिक अहमद जतुई नामी शख्स ने उस वक्त फायरिंग करके समीना सिंधु को हलाक कर दिया, जब वो लरकाना से मुत्तसिल एक गांव में तकरीब के दौरान अपने फन का मुजाहरा कर रही थीं। बाईस जून 2016 को कराची में मुसल्ले दहशतगर्दों की फायरिंग से आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी जाँ बहक हो गए। 19 जून 2014 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पश्तून गुलकारा गुलनाज उर्फ मस्कान हलाक हो गई थी। 19 जून 2012 को पश्तों की मारूफ गुलकारा गजाला जावेद को भी पेशावर के इलाके डबगरी में साइकिल पर सवार चंद मुसल्ले दहशतगर्दों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। उनके साथ मौजूद उनके वालिद भी दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार बन गए। इस मर्ज का कोई ऐसा इलाज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा जो इसे जड़ से उखाड़ सके। उसके बहुत से फैक्टर हैं भाई,
بہت سے کازز ہیں. وہ اس کا سب سے پہلے تو یہاں جو تھا وہ یہ ہوا کہ ابھی کوئی ہمارے پاس بھی تھوڑی سی ہماری بھی اپنی بھی تھوڑی سی غلطیاں ہیں, اس کو بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کچھ زیادتی جو ہے وہ ایک گنڈاسا ایک یکدم نکلا اور چھا گیا, اس سے ایک فن کا قد جو تھا وہ کم ہوتا چلا گیا, اور فن کا سر بھی تھوڑا کسی نے اسے کاٹ بھی دیا اور کبھی کبھی زخمی بھی کیا فن کو. فن اور فنکار جو تھے وہ چونکہ تھوڑے اس شدت پسندی سے تھوڑے گھبرائے بھی اور تھوڑے اوب بھی گئے, اور مناٹنی کا شکار ہو گئی پاکستان فلم انڈسٹری. جس شدت پسندی اور تنگ نظری کی کوک سے دہشت گردی کا افریت جنم لے رہا ہے, اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بند پڑے سنیما گھروں, تھیٹروں اور آرٹس کونسلوں کو دوبارہ سے عوام کے لیے کھولا جائے, کیونکہ ان تفریحی مقامات کے بند ہونے سے لوگوں میں احساس محرومی, ڈپریشن اور ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. ساتھ ہی لوگ غلط راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں. جب کسی فن کا مذہب سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں لازوال شاہکار جنم لیتے ہیں, مگر آرٹ صرف آرٹ ہوتی ہے, نظریات سے بہت بالا تر. نظریات کو اپنی اشاعت کے لیے آرٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آرٹ کو نہیں. اس لیے اس وقت پاکستان میں آرٹ کی ترویج کی اشد ضرورت ہے, تاکہ نئی نسل کا رجحان فنون لطیفہ کی طرف بڑھے, تاکہ آرٹ اور کلچر کی جو تہذیبی روایت ہے اسے فروغ مل سکے اور پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہمیں طرز حیات کے شمارے کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے ہفتے طرز حیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آداب.